जैसे हम बोलते हैं ना एक ड्रीम होम, तो हमारा ड्रीम होम नहीं है हमारा, भले हमारा खुद का घर है हमारे पास, बट वो ड्रीम होम नहीं है ना। कि ये जो जनरेशन चेंज हो रहा है ना, और जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनको हमेशा सब कुछ लिक्विड इन नेचर चाहिए कि आज बटन दबाया कल पैसा मिल जाना चाहिए, आज सोचा निकालने को तो कल निकल जाना चाहिए। Rather than buying a house, you can rent it. Exactly, you should rent it at least in your initial stage of your career। क्योंकि हमारी इनकम जो थी और हमारा जो ईएमआई था और जो हमारे एक्सपेंसेस थे बाकी के, उसको अगर पकड़ू तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था उस जमाने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2018 में। टुडे आवर पोर्टफोलियो हैज ग्रोन मल्टीफोल्ड। आपने छेड़ा नहीं अब तक? नहीं, उसको छेड़ा भी नहीं और उसको स्टेप अप भी करते गए। तो मैंने 20,000 से शुरू किया था, अभी वो मोटा मोटी उससे 30 गुना बढ़ गई है हमारी। एक ही चीज हमारी सहमति थी कि इस पैसे को कभी नहीं देखना है। कब तक नहीं देखना? जब तक हमारा एक्चुअल में उस सिचुएशन को टच करने का मन ना करे कि पैसा पैसा को खींचता है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है? बिकॉज वो पैसे की पावर से वो पैसा खींच पाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच सकते हैं कि बड़ी मैग्नेट ही छोटी मैग्नेट को खींचती है। एग्जैक्टली। तो सर जैसे आज वॉर चल रही है और इतना ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो रही है, क्रूड, गैस और गोल्ड और सिल्वर, ये चार जगह भी इनके रेट्स इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मतलब किस हद तक इम्पैक्ट करेगा ये फाइनेंशियल मार्केट को और कितना लंबा चलने वाला है ये? पिछले 3, 4, 5 साल से हम देख रहे थे, एवरीवन वाज थिंकिंग दैट दुबई इज अ सेफ हेवन। वहां पे कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती है, कभी भी कोई वॉर ना होता है। पर आज देखो आप क्या हो गया अचानक। मिसाइल्स उड़ रहे हैं आज। सर जैसे इन्वेस्टमेंट का आपने बताया, आप स्टॉक मार्केट में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू भी करते हैं, एंड यू हैव द इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट आल्सो। फर्स्ट एक्सपोजर आपका वही था, इवन दो इन गोल्ड एंड सिल्वर आल्सो, कमोडिटीज में भी आप इन्वेस्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले क्रिप्टो में आप किस तरीके से देखते हैं क्रिप्टो को, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो? पहले तो मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अभी यहाँ से मैं जो भी बोलूंगा, प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज अ एडवाइस और अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय साइड। इट इज प्योरली एंड प्योरली इंटेंडेड टू शेयर फ्रॉम माय पर्सनल पर्सपेक्टिव कि मैंने हर एक एसेट क्लास को कैसे देखा है हमारे खुद के इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एक मैं प्रिविलेज अपना चाहूंगा बिकॉज आई हैव स्किन इन द गेम टू शेयर हाउ समवन हु एस्पायर्स टू इन्वेस्ट इन ऑल दिस थिंग्स, हाउ दे शुड बी लुकिंग एट इट। एंड एज आई सेड, इट्स अ रिक्वेस्ट दैट दे शुड प्लीज कंसिडर देयर फाइनेंशियल एडवाइजर और अ मेंटर एंड देन ओनली कंसिडर व्हाटएवर आई स्पीक, बिकॉज दिस इज ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज अ एडवाइजर और नॉट एज अ फाइनेंशियल। दैट्स टोटली योर एक्सपीरियंस, दैट इज माय पर्सनल इन्वेस्टमेंट। तो सी एक कैसा होता है ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप जर्नी शुरू करते हो, एंड बीइंग एन इंडियन, अनफॉर्चुनेटली 95% ऑफ अस हैपन टू इन्वेस्ट आवर मेन हार्डकोर इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट। बिकॉज वो शुरू से, जैसे मैंने आपको बताया था माइग्रेशन वाला, कि जब हमारे परदादा लोगों ने माइग्रेशन किया था तो उनका फर्स्ट रिक्वायरमेंट था टू ओन देयर ओन हाउस, और ये परंपरा है। तो हमारे पेरेंट्स ने भी ये सिखाया है कि भाई तब जब तुम एक केपेबल इंसान बन जाओगे फाइनेंशियली, तो सबसे पहले तुमको खुद का घर खरीदना होगा। ये एक ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड आज भी चल रही है सर। लेकिन आज, सॉरी इंटरप्ट करूंगा आपको, आज ये ट्रेंड में थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये नहीं हो गया कि सब ईएमआई के बेसिस पे ही घर ले रहे हैं, तो ईएमआई के उसमें तो पहले भी ईएमआई का कांसेप्ट तो सालों से, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि 98% ऑफ पीपल कांट अफोर्ड व्हाट दे वांट, तो दे हैव टू बोरो इन अ फॉर्म ऑफ अ लोन। पहले के जमाने में वो पर्सनल लोन हुआ करती थी कि भाई किसी रिलेटिव ने हेल्प कर दिया या किसी बॉस ने हेल्प कर दिया। अब ये फॉर्मलाइज हो गया है कि आपको बकायदा होम लोन जैसे चीज है, या पर्सनल लोन जैसी चीजें हैं। तो लोन का कॉन्सेप्ट तो शुरू से था, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया 98-99% लोग की जरूरत के हिसाब से पैसा नहीं था उनके पास। अभी ये थोड़ा फॉर्मल हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। बट यही मेरा पहला लेसन। आज अगर आप मुझे एक सवाल पूछोगे, इन दिस 7 years ऑफ, और रादर 8 year ऑफ योर ओन पर्सनल फाइनेंस जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इफ यू हैड टू करेक्ट वन मिस्टेक ऑफ योर्स, व्हाट इट वुड बी, देन बोथ मी एंड माय वाइफ agree that we hurried to buy our own house. We could have afford to postpone it for at least another 5, 6, 7, 10 years, because even today, though we have our own house, we are still not satisfied with what we want. जैसे हम बोलते हैं ना एक ड्रीम होम, तो हमारा ड्रीम होम नहीं है हमारा, भले हमारा खुद का घर है हमारे पास, बट वो ड्रीम होम नहीं है ना। तो उसकी क्या मतलब है? और दूसरा चैलेंज हम देख रहे हैं कि मैंने जो घर 2018 में खरीदा था, अगर आज मैं उसको बेचने को जा रहा हूँ तो मुझे मोटा मोटी उतना ही पैसा मिल रहा है जो मैंने 2018 में खरीदा था। तो मेरा कोई पैसा भी ग्रो नहीं हुआ, एप्रिसिएशन हुई नहीं, एप्रिसिएशन बिल्कुल ना हुआ, ना के बराबर हुआ है। तो रीजन क्या हो सकता है सर वैसे? बिकॉज क्या हो रहा है ना, अभी देयर इज टू मच ऑफ सप्लाई। अगर आप देखोगे तो अगर मैं आज घर ढूंढने को निकलूंगा घाटकोर में, तो 50 बिल्डर के ऑप्शंस है और 50 लोकल लोकेशन में 50 चीजें मिल रही है। तो एज अ इन्वेस्टर आई हैव ऑप्शंस, आई एम स्पॉइल्ड विद चॉइसेस। एक इकोनॉमी लॉ होता है ना कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो जब भी सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो बट ऑब्वियसली वो कमोडिटी की प्राइस कम होगी। डिमांड कांस्टेंट और सप्लाई ज्यादा होगी, डिमांड भी कम हो रही है
क्यों? क्योंकि पहले के जमाने में, या नॉट बहुत पहले के जमाने में, आई वुड से कोविड तक लोगों का ऐसा मानना था कि जो सरप्लस मनी है उनको हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे। बट जो कोविड में देखा लोगों ने कि पैसा भी अप्रिशिएट नहीं हो रहा था, डिमांड भी नहीं थी इतनी, लोगों इनफैक्ट घर छोड़ छोड़ के अपने गांव चले गए थे बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अफोर्ड टू सर्वाइव। तो उस सेंस में लोगों को एक लग गया कि यार ये तो एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि मेरा पैसा अटक जाएगा, और जब मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी तब मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, इंस्टेंट लिक्विडिटी होगी नहीं। हाँ, इंस्टेंट लिक्विडिटी नहीं मिलेगा। और दूसरा कि जनरेशन चेंज, तो जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ बार बार कि ये जो जनरेशन चेंज हो रहा है ना, और जो नई जनरेशन आ रही है ना, उनको हमेशा सब कुछ लिक्विड इन नेचर चाहिए कि आज बटन दबाया कल पैसा मिल जाना चाहिए, आज सोचा निकालने को तो कल निकल जाना चाहिए। जो पहले या पर्टिकुलरली आज की जनरेशन के बारे में बात आज की जनरेशन, नई जनरेशन आ रही है, उनको हमेशा सब कुछ अपने हिसाब से चाहिए और फास्ट चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मुझे अगर प्रॉपर्टी बेचना है, मैं ब्रोकर को बोलूंगा वो 3 महीना लगाएगा, 6 महीने लगाएगा, और मैं 100 रुपए मांग रहा हूँ, वो बोल रहा है कि नहीं सर 100 रुपए नहीं मिलेगा, आपको 95 ही मिलेगा या 90 ही मिलेगा। तो ये जो लोचा वाला काम है ना, वो ये नई जनरेशन को नहीं पसंद है। उनको ऐसा चाहिए कि भाई अपने टर्म्स में काम होना चाहिए, आज हमको बेचना है तो हमारा निकलना चाहिए। तो दैट इज हाउ आई हैव रिटन वन आर्टिकल व्हिच गॉट फर्स्ट पब्लिश्ड इन दलाल स्ट्रीट देन इन आउटलुक मनी, दैट इंडियन हाउसहोल्ड इज गोइंग टू अ मैसिव टर्नअराउंड इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग द इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम फिजिकल एसेट्स टू फाइनेंशियल एसेट्स, एंड दैट्स अ बिग ट्रेंड which we have started seeing post COVID. And that is something which people have started understanding, and that's where options of investing in stocks, PMS, AIF, cryptocurrency, global stocks, startups, unlisted, सारा चीजें आ गया, because अभी हमारे पास options काफी बढ़ गए, वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हो गए। क्योंकि दूसरा क्या है ना, एक एडवांटेज कि जब हम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली इट सक्स ऑलमोस्ट 90 और 100% ऑफ योर मनी, बिकॉज आज अगर समझो मुझे एक बेसिक घर भी लेना है जो मेरी एक बेसिक लाइफस्टाइल नीड के हिसाब से, तो वो 7-8 करोड़ का आता है। तो मेरे पास आज समझो भगवान की दया से 10 करोड़ भी है फॉर एग्जाम्पल, उस 10 करोड़ में से 7-8 करोड़ तो मेरा एक ही पर्टिकुलर एसेट क्लास में चले जाएगा, और वो भी जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। तो एज ए इन्वेस्टर जहाँ तक कोई रिटर्न भी नहीं आ रहा, मुझे रिटर्न आएगा भी तो मुझे लिए कोई काम का नहीं है, बिकॉज मैं थोड़ी बेच देने वाला हूँ, मुझे तो उस घर में रहना है। तो जब मेरा 80-90% ऑफ मेरी वेल्थ क्रिएशन वाली जो थिंग है, अगर वो एक ही पर्टिकुलर चीज में अटक जाएगी तो मेरी वेल्थ क्रिएशन कैसे होगी? तो इस पॉइंट को ऐसे भी ले सकते हैं, rather than buying a house you can rent exactly. You should rent it at least in your initial stage of your career. तो मैं वही चीज बताना चाहता था कि मैंने जो 2018 में मैंने और मेरी वाइफ ने जो डिसीजन लिया था, उसको हमको करेक्ट करने का एक थॉट था कि अगर आज हम फ्लैशबैक में जाए और एक चीज अपने आप को पूछे कि क्या हम कर सकते थे, तो हम ऑनेस्टली ये करना चाहते थे कि हम 2018 में घर नहीं खरीदते थे। अगर वो नहीं खरीदते थे आज, तो शायद हमारी लाइफस्टाइल, हमारा पोर्टफोलियो, हमारे पास ऑप्शंस और भी बेटर हो सकते थे। पे लिक्विड ज्यादा होता, क्योंकि तब हमारे पास समझो 100 रुपया था और हमको 100 रुपए का घर खरीदना पड़ा, इनफैक्ट 120 रुपए का घर खरीदना पड़ा बरो करके। तो हमारा तो पूरा जर्नी अटक गया, और उसको हमको चुकाते 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 और 2-3 साल निकल गया टू कम टू सम लेवल वेयर वी हैव सम ब्रीदिंग स्पेस नाउ। क्योंकि हमारी इनकम जो थी और हमारा जो EMI था और जो हमारे एक्सपेंसेस थे बाकी के, उसको अगर पकड़ू तो मेरे पास कुछ बचता ही नहीं था उस जमाने में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2018 में। तो मेरा 2018, 2019, 2020 वो ऐसे ही चले गया। तब जाके मुझे ब्रीडिंग स्पेस मिला कि चलो अभी और थोड़ा सारी अर्निंग एग्जॉस्ट हो जाती थी, एग्जॉस्ट हो जाती। बट लकीली हमारा 2011 से एक चीज बहुत सही रहा कि हमने SIP 2011 से करनी शुरू कर दी थी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट। कि फॉर एग्जांपल उस जमाने में आई वाज यूज्ड टू अर्न समवेयर अराउंड 45-50 के, माय वाइफ यूज्ड टू अर्न सेम। तो हमने एक चीज बहुत सही करी थी जो आज तक हम उनको चेरिश कर रहे हैं, और वो एक ही हमारा सेवियर रहा है हमारे दोनों के लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हमने उसको कभी भी टच नहीं किया। जो डिसिप्लिन हमने 2011 में ही रख दिया था कि भाई मैं अपने सैलरी से आई थिंक अराउंड 5-9,000 कुछ इन्वेस्ट करा था, और मोटा मोटी वो भी कुछ ना करा था। तो बिटवीन टू ऑफ अस वी आर हैविंग अराउंड 20,000 का SIP, which of course gradually we stepped it up, and that money we never touched. So that because of that discipline, today our portfolio has grown multifold because of power of compounding. आपने छेड़ा नहीं अब तक? नहीं, उसको छेड़ा भी नहीं और उसको स्टेप अप भी करते गए। हाँ, अपनी SIP बढ़ाते भी गए। वो अभी हमारा ही 30 टाइम्स बढ़ गई है। तो मैंने 20,000 से शुरू किया था, अभी वो मोटा मोटी उससे 30 गुना बढ़ गई है हमारी, और आज भी चल रही है मंथली इन्वेस्टमेंट, और आज भी वो चल रही है, और आज भी उसको हमने टच नहीं किया है। कभी आपने रियलाइज प्रॉफिट मतलब कभी भी नहीं, ना उसका नीचे का कुछ किया है ना ऊपर का कुछ किया है। वो जैसे उसका हमारा एक ही डिसिप्लिन था, एक ही अंडरस्टैंडिंग था। चाहे हम कितना भी झगड़ा कर ले, चाहे हम कितना भी एक दूसरे से सहमत ना हो, एक ही चीज हमारी सहमति थी कि इस पैसे को कभी नहीं देखना है। कब तक नहीं देखना? जब तक हमारा एक्चुअल में उस सिचुएशन को टच करने का मन ना करे। okay. तो बाय गॉड ग्रेस उसके बाद कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ा है। को जरूरत टेम्प्ट हो गए थे जब हम घर खरीदते थे कि चलो इसको थोड़ा वाइंड अप कर लेते हैं और लोन थोड़ा कम लेते हैं।
लेते हैं। बट फिर भी हम दोनों ने कहीं ना कहीं सोचा कि नहीं, अगर सैलरी परमिट कर रही है ईएमआई अफोर्ड करने के लिए तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं और लोन पे हम लोग घर ले लेते हैं। तो वो जो डिसीजन हमारा आज तक कायम है, दैट इज अ बिगेस्ट टर्न अराउंड इन आवर लाइफ फॉर अस टू लिव दिस काइंड ऑफ कंफर्टेबल लाइफ टुडे। बिकॉज उसको हम लोग ने 2011 से आज 15 साल होने को आया है, टच ही नहीं किया है। एवरी ईयर रिलीजियसली उसको स्टेप अप भी किया हुआ है और आज सही मायने में जो हम बोलते हैं ना 8 वंडर ऑफ वर्ल्ड कंपाउंडिंग, वो हम एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज एक सिंपल है कि जब आप 1 लाख रुपया लगाते हो और मार्केट ने समझो 20% भी रिटर्न दे दिया तो आपको कितना मिल रहा है? खाली 20,000 रुपए मिल रहे हैं। बट आज अगर समझो आपने पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है और मार्केट ने 20% रिटर्न दिया तो आप 20 लाख रुपया कमा लेते हो, जो आपका पूरा 2 साल का एक्सपेंस हो सकता है। तो आप 2 साल आगे चले गए लाइफ में। तो ये जो होता है ना कंपाउंडिंग, वो हम लोग एंजॉय कर पा रहे हैं। और दूसरा आपने सोचा होगा, आई मीन सुना होगा कि पैसा पैसा को खींचता है, अमीर और अमीर बनते जा रहा है। क्यों बनते जा रहा है? क्यों बनते जा रहा है? बिकॉज वो पैसे की पावर से वो पैसा खींच पाता है। तो आज हम लोग वो महसूस कर पा रहे हैं कि आज हमारे पास थोड़ा बहुत मनी पावर हो गया है, जिसकी वजह से हम लोग पैसा को खींच पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा सोच सकते हैं कि बड़ी मैग्नेट ही छोटी मैग्नेट को खींचती है। एग्जैक्टली। तो बड़ी मैग्नेट आपकी बड़ी मनी है, पर बड़ी ऐसे ही नहीं बनी है, उसको बनाना पड़ा, उसको पकड़ने देना पड़ा। टाइम तो चाहिए। टाइम इज द ओनली वन थिंग, टाइम एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में आपने ये करा कि अपनी SIP 20 टाइम्स बढ़ा दी, 30 टाइम्स मंथली ओवर दिस लास्ट 15 इयर्स। आपको परसेंटेज ऑफ रिटर्न तो बहुत ही हो गया होगा। बहुत, इनमें एक्सपोनेंशियल मींस मैं वो परसेंटेज की रिटर्न बात करूंगा तो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, उतना भयंकर होता है कंपाउंडिंग। करना चाहते हैं सर आप थोड़ा सा परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से? लेट्स सपोज मैं एक्सपोनेंशियल आपको सिंपल बताता हूँ कि रूल ऑफ 72 इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स। रूल ऑफ 72 क्या बोलता है कि समझो आपके पोर्टफोलियो ने आपको 12% रिटर्न दिया, तो 72 डिवाइड बाई 12 विच इज 6, तो 6 साल में वो पैसा डबल कर देता है। लकीली इंडियन मार्केट में इतना टफ टाइम भी चल रहा है ना, तो भी अराउंड 14-15% रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड के एक एवरेज फ्लेक्सी कैप मिड कैप फंड्स ने। 15% आपका रिटर्न हुआ है लास्ट 15 इयर्स का माने तो। हाँ, विच इज टेक्निकली लाइक कि 72 डिवाइड बाई मैं 14 करूँ तो मोटा मोटी 4 होता है, तो एवरी 5 होता है। Every 5 years money gets doubled and my investment journey started in 2011 in form of SIP। तो 2011 से अभी 26 15 साल हो गया, तो मेरा 3 लेवल हो गए, 3 साइकिल कंप्लीट, 3 साइकिल हो गए। और उस 3 साइकिल के दरमियान मैंने स्टेप अप भी करा है। मैंने 30 टाइम्स, मैंने 20,000 से शुरू किया था, 30 टाइम्स बढ़ा दिया है। तो उसकी भी इफेक्ट हो रही है, कंपाउंडिंग की भी इफेक्ट हो रही है, दोनों तरफ से कंपाउंडिंग, दोनों तरफ से। आज हम मेरे बोलते हैं ना दोनों हाथ घी में, तो वो चीज आज जाके हम लोग फील कर पा रहे हैं, क्योंकि हमने 2011 से अब तक उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। चाहे बीच में हमने बहुत सारे देख लिया, लेमन ब्रदर का, हमने लेमन ब्रदर तो बात पहले हो गया था, बट बहुत सारे ऐसे इवेंट्स देखे, मेनली कोविड ही था जहाँ पे, हाँ कोविड सबसे गहरा था, बट उसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे शॉक्स आए थे। डीमोनेटाइजेशन के वक्त हो गया था, इलेक्शन के वक्त हो गया था, तो ऐसे तो बहुत सारे इवेंट्स छोटे मोटे, एग्जैक्टली बहुत सारे छोटे मोटे इवेंट्स तो बहुत आ गए, जहाँ पे हमने देखा था कि भाई हमारे पास 100 रुपया था, वो अचानक से अभी 80 रुपया हो गया। कोविड के टाइम पे वो 60 रुपया हो गया था, बट फिर भी हम खुश थे हम लोग कि हमारा बाइंग शुरू था, हमारी SIP शुरू थी, तो हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि चलो इस दौरान हम बहुत सस्ती माल खरीद रहे हैं। So it's like जब वो मार्केट नीचे गिरी तो नीचे भी आपने एवरेज करा, बाय डिफॉल्ट हो गया, बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि SIP शुरू थी, SIP कंटिन्यूअस ऑन था और हमको उसको डिस्टर्ब करना ही नहीं था। तो वो डिसिप्लिन था ना, उसके वजह से आज हम एंजॉय कर पा रहे हैं। दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे आज वॉर चल रही है और इतना ग्लोबल लेवल पे डिस्टर्बेंस हो रही है, क्रूड, गैस और गोल्ड और सिल्वर, ये 4 जगह भी इनके रेट्स इतने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मतलब किस हद तक इम्पैक्ट करेगा फाइनेंशियल मार्केट को और कितना लंबा चलने वाला है? अगर आज किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, either he or she should go to invest in real estate or in like commodity like gold or silver, या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स में डाले या फिर म्यूचुअल फंड? इसका एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं जी। और जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ट्रिकी सब्जेक्ट है ना, कि हर किसी की जर्नी एक खुद की जर्नी होनी चाहिए। जो मैं आप बोलूंगा या जो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, शायद वो आपके लिए सही नहीं होगा, शायद उनके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि उनकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है। हाँ, एक कॉमन फॉर्मूला हम बोल सकते हैं कि एसेट एलोकेशन मिक्स शायद सबका मोर और लेस सेम हो सकता है, कि भाई आपके पास 100 रुपया है तो आप 20-30 रुपए का स्टॉक्स रखो, 10-15 रुपए का FD करो, 10-15 रुपए का गोल्ड सिल्वर ये सब करो, 5 रुपए का आप क्रिप्टो खरीद लो। दैट अगेन सिंपल कॉमन अप्रोच, वो एक कॉमन है, डाइवर्सिफाई करना। बिकॉज जैसे हमारे दादा लोग बोलते हैं कि यू शुड नॉट पार्क ऑल योर एग इन वन बास्केट, दैट स्टिल होल्ड ट्रू। गोल्डन रूल वही है, वो गोल्डन रूल है, उसके ऑल्टरनेट कोई है ही नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपके पास 100 रुपए है तो कोई मतलब स्टॉक मार्केट में देख रहा है कि ये स्टॉक पर्टिकुलर इतना नीचे है, सारा पैसा उसी में डाल देते हैं। नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और कोई एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में भी इतना हावी नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि उसकी भी एक, जैसे हम बोलते हैं ना कि आई डोंट नो वेदर आई शुड बी टॉकिंग दिस और नॉट, बट इट शुड बी अ गुड एग्जांपल कि पिछले 3-4-5 साल से हम देख रहे थे, एवरीवन वाज थिंकिंग दैट दुबई इज अ सेफ हेवन, वहां पे कभी भी कोई लड़ाई नहीं होती है, कभी भी कोई वॉर ना होता है, कि वहां
वहां पे हमको कोई भी लेवल का कोई भी कभी भी कोई डिस्टर्बेंस आएगी नहीं। पर आज देखो आप क्या हो गया अचानक, मिसाइल्स उड़ रहे हैं आज। तो कहने का मतलब है कि यू नेवर नो व्हाट विल कम इन फ्यूचर विच विल लीड टू डिस्टर्बेंस। इसी तरह दूसरा एक एग्जांपल ये था रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट में कि HDFC बैंक, इट वाज परसीव्ड नॉट ओनली टू बी अ बेस्ट बैंक फॉर इंडिया बट इन अ ग्लोबल स्टैंड इट यूज्ड टू बी रैंक इन नंबर 10। आई मीन टॉप 10 में एक ब्रांड इमेज थी उसकी HDFC बैंक। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले एक हफ्ते में आपने देखा होगा क्या हो गया। तो ये सब चीज पार्ट एंड पार्सल है। जब हम कोई ग्लोबल स्टैंड्स रखते हैं या इवन डोमेस्टिक स्टैंड्स में अगर हम बड़ा कारोबार रखते हैं तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने ही वाला है, चाहे फिर वो रेगुलेटरी इश्यू की वजह से हुआ हो, कंपटीशन की वजह से हुआ हो, कोई ग्लोबल फैक्टर की वजह से हुआ हो, या कोई इंटरनल छोटा मोटा ऊपर नीचे हो गया हो, कोई ना कोई रीजन होगा कि जिसकी वजह से कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आना ही है। मतलब कि वी कैन से नो वन कैन एग्जैक्टली प्रेडिक्ट द फ्यूचर। नो वन शुड प्रेडिक्ट द फ्यूचर भी मैं नहीं बोलूंगा कि यू शुडंट बी रिलाइंग ओनली ऑन वन थिंग। अभी जैसे मैं आई शुड बी रिलाइंग माई सेल्फ 100% बिकॉज मुझे अपने आप पे तो पूरा भरोसा होना चाहिए। मैं कितना भी अपने आप पे भरोसा रखूं बट अनफॉर्चुनेटली आई मे बी अ विक्टिम ऑफ समथिंग एल्स। आई मे अंडरगो सम टेम्पररी इलनेस or some mental imbalance or some stress, anxiety. There are so many uncertainties. So why to bet your hard-earned money on one particular thing? Return शायद थोड़ा कम मिलेगा अगर आप डाइवर्सिफाई कर लोगे तो, लेकिन सेफ रहेगा। बट एटलीस्ट सेफ तो रहोगे। एटलीस्ट आपको वो ट्रॉमा तो नहीं आएगा कि जब सब कुछ नहीं चल रहा है मेरा पोर्टफोलियो पूरा जीरो हो गया। तो जैसा नहीं होना चाहिए कि कभी धूप है कभी छाव है। यू शुड बी हैविंग ऑल वेदर पोर्टफोलियो। दैट इज वन श्योर शॉर्ट फॉर्मूला। यू शुड हैव डाइवर्सिफाइड एसेट। दूसरा मैंने पहले ही बताया, वापस बता रहा हूँ, फाइनेंशियल एडवाइजर कि यू शुड स्टिक टू योर गोल्स। जब एक साल की पैसा है, एक साल में पैसा लगने वाला है, आपको पता ही है कि एक साल के बाद मुझे पैसा लगने वाला है, तो क्यों आपको रिस्क में डालना है? आप उसमें खुश रहो। FD करके 6% तो भले 6% बट गारंटेड 6% तो मिल जाएगा। वो चीज लोग नहीं समझ पा रहे। और उसमें कहीं ना कहीं मैं ऐसा बोलूंगा कि इन्वेस्टर की अकेले की गलती नहीं है। इसमें हमारे जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारा मिस सेलिंग किया है, अपना खुद का बिजनेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारा लोगों को मिसगाइड किया हुआ है कि सर आप क्यों FD में डाल रहे हो, आप इसमें डाल दो, आपको 15% मिलेगा, आपको 20% मिलेगा। भाई उसका काम है, उसको बेचना है तो कुछ भी बोलेगा, बट एटलीस्ट तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपका एक थोड़ा अलर्टनेस होना चाहिए कि मेरे गोल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मुझे थोड़ी अवेयरनेस तो होनी चाहिए। थोड़ी बेसिक अवेयरनेस तो 100% हर किसी को होना है। और मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि व्हेन यू रीच सर्टेन स्टेज इन योर लाइफ नो यू विल रियलाइज इट दैट कि अ प्रोफेशनल विल ऑलवेज डू अ प्रोफेशनल वर्क। देयर इज नो शॉर्टकट हियर। बहुत सारी चीजें हम बताते हैं कि जैसे डॉक्टर है तो कभी भी कोई सर्जरी, आज हम यूट्यूब देख के भी सर्जरी सीख सकते हैं ना कि ये सर्जरी ऐसे होती है। इवन पता तो चल सकता है प्रोसीजर क्या है। आप सर्जरी करने वाले हो? कोई नहीं करने वाले हो। Everyone required practice. आपको बेसिक चीजें पता है कि ये दवाई खाने से ये क्योर हो सकता है, बट फिर भी अब एक ओपिनियन लेने को जाते हैं। हम ऐसे ही बिना पूछे दवाई नहीं खा लेते। क्यों? बिकॉज वी फील दैट कि दिस इज समथिंग टू डू विद माई हेल्थ। इफ आई डोंट टेक केयर ऑफ दिस आई मे डिटोरिएट माई हेल्थ फर्दर और आई मे लूज माई लाइफ। तो वो जो फियर फैक्टर है ना टू लूज योर लाइफ, दैट इज ऑलवेज कीपिंग यू ऑन टो टू कंसल्ट अ डॉक्टर, अ प्रोफेशनल। बट ये लोग नहीं समझ रहे कि जितना ज्यादा जियोगे उतना ही ज्यादा पैसा लगने वाला है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एक प्रोफेशनल का गाइडेंस तो लेना ही चाहिए। फाइनेंस की चाहे करो आप खुद की, भले आप करो खुद की, बट एटलीस्ट एक ओपिनियन तो ले लो, कंसल्टेंसी तो कर लो। सो दैट कुछ यू नेवर नो व्हाट। एंड मेरा पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद शुरू से प्रोफेशन में अटैच्ड हूँ, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा टर्निंग पॉइंट मुझे मेरा वाइफ से मिला, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी। और वो इसके लिए मिला क्योंकि मैंने उनको सुना, उनका अप्रोच मैंने समझा। ऑफकोर्स रेजिस्टेंस था, जैसे मैंने आपको बताया 2-3 साल मैं अपने ईगो में था कि नहीं मैं हम जो कर रहे हैं वो सही है, हम जैसे जी रहे थे इतने सालों से हम क्यों चेंज करें। बट जब उसको देखा, समझा, परखा, 2-3 साल में रियलाइज किया कि दिस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कैन बी मोर फ्रूटफुल, मोर बेनिफिशियल, देन ओनली आई मेड दोस चेंजेस इन माय लाइफ। तो आपको कहीं ना कहीं एक ओपन माइंड और एक्सेप्टेंस रखना पड़ेगा कि जो मेरे से बेटर है या मेरे से ज्यादा इक्विप्ड है, जो प्रोफेशनल है, उसकी एक बार मैं गाइडेंस ले लूं, उसका एक अप्रोच, एक थॉट प्रोसेस समझ लूं, फिर भले मैं खुद का ही करूं। देयर इज नो हार्म डूइंग खुद का। इनफैक्ट एज आई सेड, आई तो एनकरेज पीपल कि यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एटलीस्ट। तो आपको एटलीस्ट कोई चीट ना कर जाए, आपको कोई उल्लू बना के नहीं चले जाए, क्योंकि ये जमाने में कुछ भी होने को कुछ भी हो सकता है। तो मेरा एक रिलीजियस एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक मानना है कि आई वांट टू एम्पावर पीपल टू लर्न टू बिकम इंडिपेंडेंट, बट नॉट टू द एक्सटेंट दैट दे स्टार्ट टेकिंग डिसीजन इन अ हेवायर, इन अ पैनिक और इन अ ओवर कॉन्फिडेंस। वो नहीं होना चाहिए। देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन मिसफायर बिग टाइम। तो उसको खाली चेक में रखने के लिए यू शुड ऑलवेज हैव वन मेंटर along with you and make sure that you are doing right thing. यहाँ से 2-3 टेकअवेज तो निकलती है। फर्स्टली यू हैव टू इन्वेस्ट डाइवर्सिफाई
डाइवर्सिफाई योर थिंग्स एंड दैट इज मैंडेटरी है इट इज मैंडेटरी। और दूसरा फाइनेंशियल एडवाइस भी लो एटलीस्ट। और तीसरा जैसे अब तक रियल स्टेट में इन्वेस्ट करते आ रहे थे इंडिया में लोग, अब वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस। लकीली थोड़ा चेंज होते दिख रहा है बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रेंट। आज ओला मिल रही है, उबर मिल रहा है, सब कुछ रेंट पे, फर्नीचर भी इनफैक्ट रेंट पे मिलना शुरू हो गया है। तो लकीली वो भले सडन चेंज नहीं दिख रहे बट ग्रेजुअल तो दिख ही रहे, धीरे धीरे शिफ्ट तो आ रहा है। तो एक और चेंज हुआ है लोगों का पर्सपेक्टिव। और खास करके जो यंग ब्रीड है, जो यंग जनरेशन है, जो यंग इंडिपेंडेंट लोग है, जो माइग्रेट होके बॉम्बे आ रहे हैं या बेंगलोर जा रहे हैं या दिल्ली जा रहे हैं अपने करियर बनाने के लिए, वो लोग ये गलती नहीं कर रहे। वो लोग डिले कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है। और एक एडवांटेज भी है उनको क्योंकि उनको पता है कि मेरे पास खुद का घर नहीं है लेकिन मेरे पापा के पास है, तो एक एडवांटेज भी है उनको कि भाई पिछली जनरेशन के पास खुद का घर है तो अगली जनरेशन के पास खुद का स्टार्टिंग में ना भी हो तो चल जाएगा, तो वो एक एडवांटेज भी है। तो सर जैसे एसेट क्लास की अगर हम बात करें तो एसेट क्लास में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। जस्ट लाइक आपने अपने किसी पॉडकास्ट में बताया था आप गोल्ड मोहर में भी इन्वेस्ट करते हैं, अनलिस्टेड स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हो कैसे सकता है। ये बेसिकली क्या है ना सर, ये एक जर्नी है, यू नो दिस इज अबाउट अ जर्नी। सो व्हेन आई स्टार्टेड विद द बेसिक थिंग्स। जैसे मैंने आपको बताया 2011 से मैंने SIP किया, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स। 2011 से आज तक वो तो कंटिन्यू कर रही है और इनफैक्ट स्टेप अप करते भी मैं गया हूँ। तो मैंने और मेरी वाइफ के बीच में हम लोग ने क्या किया ना इसको, कि मैंने सबसे पहला एक एक्सेल फ्रेमवर्क किया जहाँ पे हमने पहले तो सारी चीजें लिस्ट डाउन कर दी कि हमारे क्या क्या गोल्स है। जैसे अभी 2 बेटियां है मेरी, तो उनकी ग्रेजुएशन, उनके पोस्ट ग्रेजुएशन, उनकी शादी, ये 6 गोल्स हो गए मेरे जिसमें मुझे बड़ा पैसा लगेगा। फिर एक हमारा खुद का घर हो गया, फिर हमारा एक रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया, फिर हमको एक अच्छी सी कार चाहिए, फिर एवरी ईयर हमको एक वेकेशन करना है इंटरनेशनल, और एवरी 6 महीने में एक डोमेस्टिक या तो एशिया लोकेशन वाला वेकेशन करना है। तो ये जो हमारे गोल्स है ना, इसको पहले हम लोग ने पूरा लिस्ट डाउन कर दिया, उसको फिर प्रायोरिटाइज किया टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और तीसरा हमने कर दिया कि इसमें से ये कोर गोल्स है, यानी इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी बेटी का जो ग्रेजुएशन आने वाला है वो वही टाइम पे आ सकता है, उसको ना हम लोग आगे कर सकते हैं बिना पीछे कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारे फिक्स कोर गोल्स हैं जहाँ पे सेम टाइमलाइन पे, गिवन टाइमलाइन पे वो करना ही करना है। और दूसरा हमने नाम दे दिया सैटेलाइट गोल्स, जिसको थोड़ा बहुत हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे घर, तो मैंने आपको बोला कि मैं पिछले 2 साल से अभी ड्रीम होम की सर्च में हूँ और शायद 3 साल लग जाएगा तो कोई गम नहीं है, उसको मैं पीछे कर सकता हूँ, आगे कर सकता हूँ। गाड़ी, वेकेशन, ये सारे सैटेलाइट गोल्स है। तो हमने क्या करा कि जो कोर गोल्स है उसको हम लोग ने इन्वेस्टमेंट्स टैग कर दिया है जो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे कि म्यूचुअल फंड। तो मेरे सारे कोर गोल्स 100% इन्वेस्टमेंट उसका म्यूचुअल फंड में हो रहा है थ्रू SIP। और वो चाहे कितना भी बोरिंग हो, कितना भी अट्रैक्टिव ना हो इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड फ्रेमवर्क, फिर भी हमने वो बोरिंग जर्नी को शुरू रखा है। और हमको एक अश्योरेंस 200% है कि जब भी मेरी बच्चे लोग के ग्रेजुएशन के कॉर्पस रिक्वायरमेंट्स आएंगे, मेरा ये पोर्टफोलियो से मेरे को रिडीम करना है। जो आपने पहले भी मुझे पूछा था कि आपने म्यूचुअल फंड में रिडीम्पशन किया है कि नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है, किया है तो नहीं किया है तो क्यों नहीं किया। रीजन यही है, वो यही रीजन है कि मुझे पता है कि मेरे को पहला इन्वेस्टमेंट निकालने का जरूरत तब पड़ेगा जब मेरी बड़ी वाली बेटी का ग्रेजुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक बड़ा पैसा लगेगा, फिर छोटी वाली के ग्रेजुएशन के लिए, फिर बड़ी वाली के पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो ये मेरे माइलस्टोन गोल्स है जहाँ पे मुझे एक बड़ा पैसा लगने वाला, तो तब मैं जाके उसको सोचूंगा कि मेरे को निकालना है, तब तक तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं। तो ये हो गया कोर गोल्स थ्रू म्यूचुअल फंड। अभी बाय गॉड ग्रेस वी हैव सरप्लस, वी आर स्टिल इन्वेस्टिंग, एंड बीइंग एन एडवाइजर और in a financial profession myself, I have always believed to have a skin in the game. So that also forced me to look at each and everything that exists, because I believe that before I recommend anyone something, I should have my own money invested so that I can understand in true sense कि उसके pros क्या है, उसके cons क्या है, और उसको कैसे हर किसी को हम गाइड करना चाहिए। तो मैंने मेरे पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैंने सैटेलाइट गोल्स की बात की तो मैंने उसको टाइमलाइन में डिवाइड किया। जैसे मेरे जो सारे वेकेशंस है उसको हम लोग ने, मैंने और मेरी वाइफ ने अंडरस्टैंडिंग किया है कि हम लोग इसको स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अगर समझो हमारा फेवर में चल गया रिजल्ट तो हम अच्छा वेकेशन करेंगे, तो बड़ी लेवली स्पेंड करेंगे। समझो नहीं चला, थोड़ा नुकसान हो गया, तो इंटरनेशनल जगह पे डोमेस्टिक कर लेंगे। हम शायद जाने वाले थे यूरोप, और अगर स्टॉक नहीं चला तो हम इंडिया में कहीं घूम के आ जाएंगे, शिमला घूम के आ जाएंगे। तो ये चीज कर सकते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट है कि 10 दिन की छुट्टी चाहिए, वेकेशन चाहिए, चाहे हम यूरोप में चाहे हम शिमला में करें, वो आउटकम होगा हमारे स्टॉक के परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि चल गया फेवर में तो बड़ा वेकेशन करेंगे, लेविशली करेंगे, नहीं चला तो थोड़ा कंजूसी से करेंगे, छोटा वेकेशन करेंगे। इसी तरह गाड़ी, जैसे मैंने 1.5-2 साल पहले 2 गाड़ी खरीदी, तो मेरा बजट था अराउंड, दोनों गाड़ी को मिलकर अराउंड 27 लाख का, क्योंकि मेरे को वो 2 गाड़ी खरीदी थी, उसका कॉस्ट था 27 लाख। तो मैंने पहले पूरा 27 लाख जो मेरे पास था उसको मैंने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, और ये क्लियर था मेरा कि जिस दिन ये 27 लाख मेरा 54 लाख होगा तब मैं गाड़ी खरीदूंगा, तब तक मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगा। और लकीली मैंने जब इन्वेस्ट किया तो मार्केट ट्रेंड फेवर में था, तो मेरा 1.5 साल में 27 का 54 लाख हो गया। तो मैंने इमीडिएटली वो 27 लाख का प्रॉफिट बुक करके गाड़ी खरीद ली। तो ये जो सैटेलाइट गोल होता है ना, उसमें आप लोग ये
सब चीज कर सकते हो जो वॉलेटाइल है, क्योंकि आपके फेवर में आया तो आप करोगे, नहीं फेवर में आया तो कम करोगे या थोड़ा और पोस्टपोन करके करोगे। ये फ्लेक्सिबिलिटी दोनों तरह की है। मैं जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्लियर मेंटेन किया था कि ये 27,54,00,000 जब भी होगा, चाहे वो 1 साल में होगा, 1.5 साल में होगा, 3 साल में होगा, 5 साल में होगा, तब मैं करूंगा, तभी एग्जिट करो, तभी मैं एग्जिट करूंगा। तो ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक्स आ गया। तो म्यूचुअल फंड कोर का हुआ, स्टॉक्स ऐसे हो गया। फिर मेरे को एक चीज रियलाइजेशन हो गई कि सब कुछ अगर इक्विटी में करना है तो इक्विटी को हेज करके करेंगे तो बेटर फेवर में रिजल्ट आएगा। तो तब मैंने गोल्ड और सिल्वर के बारे में सोचा कि हिस्टोरिकली ट्रेंड हमेशा से ऐसा रहा है कि जब गोल्ड सिल्वर परफॉर्म नहीं करते तब इक्विटी करती है, और जब इक्विटी परफॉर्म करती है गोल्ड सिल्वर नहीं करते। पिछला 1-1.5 साल थोड़ा अलग है कि दोनों परफॉर्म कर रहे थे और अभी दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बट हिस्टोरिकली एक ऐसा नेगेटिव कोरिलेशन का डॉट था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने गोल्ड और सिल्वर को पोर्टफोलियो में लाया, और कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी की कैरेक्टरिस्टिक्स वैसी ही है जो गोल्ड और सिल्वर की है। इट इज जस्ट कंसिडर एज अ digital gold and digital silver of the world for my understanding. Again, I'm giving a disclaimer. This is my understanding. This shouldn't be considered as an advice for your judgment or your investment decision. Investors should consider their financial advisors' advice before they get into crypto. But मेरे understanding, मेरा homework, मेरा research ये बोल रहा था कि going forward, this may take a shape of digital gold and digital silver. तो मैंने थोड़ा बहुत allocation उस point of view से मेरे portfolio में crypto में करना शुरू कर दिया, जहाँ पे मैंने Bitcoin, Ethereum ये सारे चीजों में थोड़ा बहुत allocation कर दिया percentage wise. तो ये मेरा हो गया negative correlation वाले एसेट क्लासेस जो मुझे पता थी कि अगर इक्विटी अच्छा करेंगे तो ये नहीं करेंगे, इक्विटी नहीं करेंगे तो ये अच्छा करेगा। फिर मैंने सोचा कि अभी इक्विटी कर ही रहे हैं तो इक्विटी में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाए, क्योंकि हमको रिस्क स्प्रेड करना है। एक हो गया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन की सारी इन्वेस्टमेंट हम इंडिया में नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत यूएस में, थोड़ा बहुत चाइना में, थोड़ा बहुत अदर डेवलपिंग नेशंस में जैसे वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने थोड़ा ग्लोबल स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिया, ग्लोबल के पोर्टफोलियोज मैंने खरीदना शुरू कर दिया। तो ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में ग्लोबल आ गया। फिर मैंने देखा कि यार अगर हम लोग सारी चीज लिस्टेड में कर रहे हैं ना तो रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। अगर हम अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कोई अच्छी कंपनी को आइडेंटिफाई करके, जैसे लोग उसको फॉर्मली बोलते हैं अनलिस्टेड स्टॉक्स में या स्टार्टअप्स में, तो यू हैव अ ऑप्शन टू मेक हायर रिटर्न्स, बेटर रिटर्न्स, बिकॉज यू मेक अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट्स। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने थोड़ा बहुत स्टार्टअप में, थोड़ा बहुत अनलिस्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि मुझे एक एडवांटेज मिले अर्ली बर्ड का, अर्ली स्टेज में इन्वेस्टमेंट्स करने का। तो ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में ये इन्वेस्टमेंट्स आ गया। उसके बाद मैंने देखा कि अभी स्टार्टअप हो गया, ग्लोबल हो गया, डोमेस्टिक में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब इक्विटी में क्या कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि एक इक्विटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टाइल मैनेजमेंट, यानी हर एक फंड मैनेजर की एक स्टाइल होती है। कोई ग्रोथ प्ले करता है, कोई वैल्यू प्ले करता है, कोई कॉन्ट्रा प्ले करता है, कोई सिक्लिकल प्ले करता है, कोई मार्केट साइकिल प्ले करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स और पैटर्न्स होते हैं, और वो मैंने देखा कि पीएमएस और एआईएफ से हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट पीएमएस में करना शुरू कर दिया, थोड़ा एआईएफ में। उसको हम लोग बुटीक बोलते हैं कि भाई बेसिक हो गया आपका, अब आपके पास और भी पैसा है और आपको अलग स्टाइल के लोग के साथ काम करना है, जिसका एक एक्सपर्टाइज है, उसका एक कोर डोमेन है, वो सालों से उसने वो अच्छी की है। तो वो पीएमएस और एआईएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने किया। तो ऐसे मेरे पोर्टफोलियो में पीएमएस और एआईएफ आ गए, और ये सारा चीज कर लिया। फिर हमने देखा रशिया का यूक्रेन का वॉर, और जब रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही थी तब यूएस ने रशिया पे सैंक्शंस डाल दिए, और तब जाके रियलाइजेशन हो गया कि यार ये तो बहुत डेंजर गेम है। और ये कंट्री स्पेसिफिक हो रहा था कि रशिया को यूएस ने बोल दिया कि तेरे पास जितना भी डॉलर रिजर्व्स है उसकी आज से वैल्यू 0, क्योंकि हम लोग ने सैंक्शन डाल दिया। तो ये खाली रशिया को हिट नहीं करा, ये पूरे वर्ल्ड को हिट करा। और अगर आप स्टडी करेंगे शांति से तो चाइना को पता था कि अगर मुझे पावर गेन करना है तो कहीं ना कहीं डॉलर डोमिनेंस मुझे कम करना पड़ेगा। इसलिए आप देखोगे कि वो बहुत शुरू से डॉलर डंप कर करके गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा था अपने पोर्टफोलियो में। और अभी आप देखोगे पिछले 5 साल से सारी सेंट्रल बैंक्स, वर्ल्ड की सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर को डंप कर करके गोल्ड का रिजर्व्स बढ़ा दिया है। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट टू हैव अ डॉलर सुप्रीमेसी टू कंट्रोल देयर सेविंग्स, देयर सरप्लसेस। तो ये मैंने रियलाइजेशन किया कि इसको हमारे इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम लोग सेफगार्ड कर सके। और दूसरा, जब 2016 में मोदी जी ने डिमोनेटाइजेशन किया तब भी एक रिस्क समझ में आया कि यार करेंसी रिस्क, किसी चंद लोगों के मस्ती के कारण हमारा हार्ड पैसा भी ब्लॉक कर सकते हैं गवर्नमेंट, और डिमोनेटाइज हमको भी इफेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। तो हमने सोचा कि इसको कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। तो हमने सोचा कि देयर आर सर्टेन एसेट क्लासेस व्हिच आर डिसेंट्रलाइज्ड इन नेचर, वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल विल नॉट बी देयर। तो उसका होता है कि हम कुछ कलेक्शंस कर ले, जैसे एंटिक्स होता है, मेरे पास पेपर नोट्स है, रेयर करेंसीज है, गोल्ड मोहर है। अभी जैसे आप लोग ने सुना होगा कि कुछ लोग वॉच कलेक्टर है, तो बहुत पुराने जमाने की रोलेक्स की वॉच आज लाखों नहीं करोड़ों में बिकती है। एंटिक से वो सारा एंटिक, सारी एंटिक व्हिच हैज गॉट मोर देन 100 years ऑफ एक्जिस्टेंस। बेसिक डेफिनेशन रेयर कलेक्शन का ये होता है, एनी कमोडिटी व्हिच हैज गॉट अ लाइफ साइकिल ऑफ मोर देन 100 years दैट टर्न्स टू बी एन रेयरेस्ट का रेयर, दैट कैन बी कॉल्ड एंटिक, and that can
कैन बी कॉल्ड एज अ एंटिक कलेक्शन विच इज डिसेंट्रलाइज इन नेचर। तो उसकी कोई वैल्यू कोई पर्टिकुलर एक्शन इन एक्शन और या इकोनॉमी रिलेटेड नहीं होती है, उसकी वैल्यू कलेक्टर डिसाइड करते हैं। अगर आपको उसकी चीज की शौक है और आपके पास पैसा है तो आप मुंह मांगी कीमत दे सकते हो। सो दैट इज व्हाट मेड अस रियलाइज दैट वी शुड हैव सम पोर्शन ऑफ योर वेल्थ in those kind of collectibles where economic activity और government related inaction action, जैसा भी ये जो war हो रही है वो कहीं ना कहीं responsible because of few powers, जैसे मोदी अपना ट्रम्प हो गया, ईरान हो गया, तो इन गवर्नमेंट की पावर की वजह से हो रही है और हमारा पोर्टफोलियो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर मेरे पास आज गोल्ड मोर है या प्रेशियस मेटल्स करेंसीज ऐसे कुछ हो गया, रेयर करेंसीज, तो उसकी वैल्यू तो इनफैक्ट अभी अप्रिशिएट हो गई है क्योंकि वो सेफ हेवन कंसिडर करा जा रहा है। तो ये इसके वजह से मेरे पोर्टफोलियो में आ गया। तो ऐसे कर करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे एलोकेशंस मैंने ऐसे कर दिए हैं जो इन ट्रू सेंस एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के साथ नेगेटिव कोरिलेशन रखते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसकी प्राइस की एक्शन इन एक्शन अनकन्वेंशनली बिहेव करती है। सो दैट इज हाउ वी हैव स्प्रेड आवर पोर्टफोलियो। अंडरस्टूड। तो थैंक यू सो मच सर इतनी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स देने के लिए फाइनेंस से रिलेटेड। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को, ऑडियंस को और थोड़ा जेनजी को भी अच्छा समझ में आया होगा हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू री इन्वेस्ट एंड हाउ टू डाइवर्सिफाई द पोर्टफोलियो। एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गो विद अनदर पॉडकास्ट विद यू। श्योर। थैंक यू सो मच। मैं खाली लास्ट में एक ही चीज वापस बोलूंगा कि जितना भी मैंने अभी जो प्रेजेंट किया है वो मैंने अपनी जर्नी को प्रेजेंट किया है, अपने सर्कमस्टेंसेस, अपने सिचुएशंस, अपना गोल्स, अपना रिस्क रिवॉर्ड एपेटाइट, हमारी जरूरत के हिसाब से मैंने चीजों को रखा है। तो प्लीज आप उसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मत रखना। प्लीज आपका खुद का एक स्टोरी बनाओ, खुद की एक जर्नी को समझो और खुद के सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, गोल्स, ये सब चीज को ध्यान में रखते एक फाइनेंशियल मेंटर के साथ गाइड करके आप कोई भी डिसीजन लेना, क्योंकि सारी चीज जैसे मैंने आपको बताया कोई नथिंग इज परमानेंट हियर, एवरीथिंग इज टेम्पररी एंड थिंग्स में चेंज ओवरनाइट। सो प्लीज डोंट कंसिडर दिस एज एनी फॉर्म ऑफ एडवाइस और डोंट रश टू दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बिकॉज आई हैव सेड व्हाट आई हैव सेड। आई हैव सेड what I have said because of my understanding and my own circumstances and situations. So that's the only thing which I would like to tell. And last thing, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से एटलीस्ट आप ये पॉडकास्ट से खाली एक ही मैसेज ले लो कि whenever you make a investment decision, just don't make because of return. Returns are past. They are not guaranteed for future. अगर आपको फ्यूचर की गारंटी करके रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो आपको एक एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ये सब टर्म्स समझने होंगे, तब जाके आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा। अंडरस्टूड। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और आपके कोई क्वेश्चंस हो जो आपको सर से पूछने हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। आई एम श्योर सर विल डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई योर क्वेश्चंस। या थैंक यू सो मच सर।